नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कुशल होंगे। 12वीं कक्षा हिंदी के उपलक्ष्य में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से 7वां पद्य है बादल को गिरते देखा है, उसका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ यह कविता और इनके कवि हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन हिंदी साहित्य के उत्तम कवि माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1917 और 1998 से 1998 के बीच का समय है। का जन्म सन 1917 और निधन उनका 1998। हिंदी के जनवादी नागार्जुन का जन्म सतलखा जिला मधुबनी बिहार के कवि हैं। उनका पैतृक गांव तरौनी और दरभंगा बिहार में पड़ता है। उनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र, ध्यान रखना, बैद्यनाथ मिश्र तो मूल नाम है इनका। उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची नई पौध, बाबा बटेर राम, वरुण के बेटे दुखमोचन, कुंभिगा, हरिपक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास है। युगधारा, सतरंगी पंखों वाले, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साथ ही साथ हजार प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में, आदि उनके कविता संग्रह है। इसके अतिरिक्त निबंध, कहानियाँ, संस्मरण, अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन कार्य किया है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन, प्रकृति की नर्मन, इस पद्य में हिमालय के बर्फाच्छादित शिखर, जिसे धवलगिरी कहा गया है, धवलगिरी यानी श्वेत सुंदर मैदाना पहाड़ों और निर्मल स्वच्छ निर्जल रूप धारण करके कितना सौंदर्य बिखेरते हैं, इसी बात को यहाँ उद्घाटित किया गया है। इसमें कहीं मानसरोवर के कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के कारण नीचे गिरने के जो चित्र है, कहीं जिलों में हंसों द्वारा कमलना खोजने के दृश्य हैं, चीर वीर के बाद चकवा चकई का मिलन और सेवालों की हरी भरी प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण इस पद्य में दिखाया गया है। तो हमारी यह कुदरत के द्वारा रचित
सजीव सृष्टि का पान हमें करना चाहिए। हमें कभी सम्मान मिलता है तो उसके सौंदर्य को हमें निखारना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए और समय मिलने पर हमें कुदरत की शोभा को निहारना है। आइए देखते हैं पद्य में क्या कहना चाहते हैं। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। अमल धवलगिरी यानी सुंदर श्वेत सफेद बर्फ आच्छादित शिखरों की बात है। हिमालय पर बर्फ से आसानी से शिखर पर्वत शोभायमान है, वहाँ हमने बादल को गिरते देखा है। उसमें छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन मतलब एकदम छोटे से कण बर्फ, जो बर्फ आच्छादित शिखरों पर है, बर्फ की बारिश होती है तो उसके वहाँ से जो बादल गिरते हैं उसमें छोटे छोटे बर्फ के बूंद गिरने से वातावरण एकदम प्रफुल्लित हो गया है। मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते दिखा है। स्वर्णिम इसलिए कहा गया है क्योंकि वह जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं वह एकदम स्वर्णिम हो जाते हैं, इसीलिए बादलों को गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। विश्व के सबसे बड़े पर्वत हिमालय पर इस बादल को हमने गिरते देखा है। वहाँ छोटी 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 बड़ी एकदम ठंडक से भरी हुई झील है। उनके श्यामल नील सलील में, श्यामल भी है मतलब थोड़ा सा श्याम होने पर नील रंग का पानी भी है। समतल देशों से आकर पावस की उमस की आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। जहाँ बारिश नहीं होती है उस समय के हंस उड़ते उड़ते इस हिमालय के मानसरोवर पर आते हैं, कई दिनों तक रहते हैं और इस मधुर विष तंतु को खोते रहते हैं। हंसों को हमने गिरते देखा है, बादल को हमने गिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला यानी बालक बच्चे। एवं यहाँ काव्य के अर्थ में दिया गया है कि सुबह का लाल सूर्य, तो सुबह सुबह में सूर्य का जो सौंदर्य है वो अद्भुत होता है। यहाँ कवि ने समझाने का प्रयत्न किया है कि सुबह का जो सूर्य है बाला रूप, उसे कहा गया। देखना शब्द समूह के लिए एक शब्द यह पूछा जाता है कि सुबह का लाल सूर्य, तो क्या है यह बाला रूप। तो जो सुबह का सूर्य है वो अपने लाल किरणों से प्रकाशित है और उसकी किरणें मानसरोवर में खिले कमल नाम कमल के ऊपर गिरती हैं, इसीलिए वह शिखर भी स्वर्णिम एवं कमल भी स्वर्णिम हो जाते हैं। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है। एक दूसरे से विरहित मतलब जब दूर हो जाते हैं तो चकवा चकवी अपने उनका
उनके जीवन में एक श्राप है कि वह सुबह एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। तो जब सारी रात बितानी होती है, अलग अलग रात को उनको अलग रहना पड़ता है और निशा काल के चिर अपेक्षा बड़े लंबे समय से विरह के रूप में रहने वाले चकवा चकवी जब एक दूसरे को बेबस नज़र से देखते रहते हैं तो उनका क्रंदन फिर सुबह होने से कम हो जाता है। फिर उन्हें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की भरी भरी प्रणय कलह छिड़ते देखा है। प्रणय कलह मतलब प्रणय कलह प्रेम पूर्वक का झगड़ा। तो बड़े लंबे समय के साथ यह चकवा चकवी एक दूसरे से दूर रहते हैं। फिर उनके मिलन का समय आता है तो वह बेबस नज़र से एक दूसरे को देखते रहते हैं। महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी मतलब बड़े बड़े महान सरोवर हिमालय में देखे जाते हैं और फिर वहाँ उनके ऊपर कमल खिलते हैं। फिर बड़ी बड़ी शैवालें होती हैं, उसके सौंदर्य को बिखेरती हैं और प्रेम पूर्वक झगड़ा करने के बाद वहाँ झगड़ते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। मतलब कवि ने यहाँ हिमालय के श्वेत सफ़ेद शिखरों को बर्फ की चादर से ढका हुआ देखा है, मानसरोवर के पानी को देखा है, वहाँ कमलनाथ के खिलते को देखा है। सुबह के जो लाल सूर्य की किरणें हैं वह उसके सौंदर्य को बढ़ावा कर देती हैं। बड़े लंबे समय के विरह के बाद चकवा चकवी का जब मिलन होता है तो सौंदर्य अद्भुत होता है। साथ ही साथ मानसरोवर में पानी के ऊपर कमल के साथ जो शैवाल खिली हुई है उसका भी सौंदर्य अद्भुत होता है। और कवि यहाँ हमें समझाना चाहते हैं कि प्रणय कथा प्रेम रूपी झगड़े को हमने देखा है और बादल को गिरते देखा है। विद्यार्थी मित्र, काव्य यहाँ पूर्ण होता है। स्वाध्याय में आप शब्दार्थ और टिप्पण लिखना। स्वाध्याय में देखिए कि कवि ने अमल धवलगिरी के शिखरों पर किसको गिरते देखा है। तो अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मानसरोवर में कहाँ पर गिरते देखा है। तो स्वर्ण कमल पर। जब बादल को गिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव है। वसंत ऋतु का। कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलिल में किसको तैरते देखा है। तो हंसों को। बड़े दूर दूर से हंस आते हैं, कई दिनों तक यहाँ रहते हैं और अपनी प्यास को तृप्त करते हैं। तो आप विद्यार्थी मित्रों स्वाध्याय कार्य पूर्ण लिख लेना।